Bonjour Monsieur Xavier, merci beaucoup. जी थैंक यू वेरी मच, वालेकुम सलाम। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बल्कि मैं आपका मशकूर हूँ। फ्रांसिस जेवियर मेरा नाम है और मैं पेरिस में सेटल्ड हूँ पिछले कोई 24 साल से। मेरे बच्चे फैमिली सारी इधर ही है। पाकिस्तान में आपका कहाँ से ताल्लुक है? पाकिस्तान से मैं सरगोदा से ताल्लुक़ रखता हूँ, सरगोदा सिटी से। आपकी फैमिली ख़ानदान किस तरह का था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हम बहुत अमीर नहीं थे और बहुत गरीब भी नहीं थे, एक मिडिल क्लास आप कह सकते हैं। क्योंकि अब वहाँ पे क्लास सिस्टम तो वैसे ही ख़त्म होता जा रहा है, या तो बिल्कुल गरीब लोग हैं या फिर बहुत रिच लोग हैं पाकिस्तान में। लेकिन यह है कि मेरे वालिद साहब जो थे वो किसी ज़माने में दुबई में काम करते थे, तो इसलिए बेहतर ही था, कोई इतना बुरा नहीं था, ठीक जा रहा था। एक आम तासुर है कि सारे पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। आप किस उम्र में पाकिस्तान से फ्रांस आए और उसकी क्या वजूहत? मैंने 30 साल की एज में शादी की थी पाकिस्तान में, और 96 की बात है ये। यकम मई को मज़दूरों का जब जुलूस निकलता है तो उसमें, फिर उसके बाद मेरा यहाँ आना हुआ फ्रांस में। और फिर वही काम जो जनरली सारे पाकिस्तानीज़ जो हैं उसी एक दौड़ में शामिल होते हैं, हम लोग मज़दूरियों में ही। तो हम लोग एक्चुअली तो अपने हालात ही ठीक करने के लिए यहाँ आते हैं। तो हमारा थोड़ा सा ये फ़र्क था कि हम थोड़ा सिक्योरिटी भी फील कर रहे थे इन मुल्कों में आके, यूरोप में, बीइंग ए पाकिस्तानी क्रिश्चियन। तो बस ये एक वजह हो सकती है। तो फ्रांस आने के लिए आपने खुद सोचा था या कोई रिवायत थी आपकी फैमिली में पहले से लोग थे बाहर? जी मेरी फैमिली में बाहर लोग थे, लेकिन फ्रांस में नहीं थे वो। जर्मनी में है मेरा छोटा भाई, तो वो काफ़ी सालों से, पिछले कोई 35 सालों से वहाँ पे शायद रह रहा है। और वो भी एक इंस्पायरेशन थी मेरे लिए कि भाई मैं वहाँ जाऊँ। तो वो पहले आ जी, गए थे आपसे? और इस तरह फिर मेरा सेटलमेंट यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ पे लीगलाइजेशन मेरे लिए जर्मनी से कदरे इजी थी, आसान थी। तो पाकिस्तान फ्रांस का इंतखाब इसलिए आपने जी एक ये भी वजह थी, लेकिन मैं थोड़ी सी एक वजह इसमें ऐड करूँगा कि जो मेरा प्रॉब्लम था पाकिस्तान में, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने समझा जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया। तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया यहाँ पे सेटलमेंट के लिए। शुरुआत के जो चंद दिन थे उनमें आपकी कैफियत किस तरह की थी? जिस तरह से एक अगर हम देखें पाकिस्तानी कल्चर और फ्रांसीसी कल्चर जो है उसमें डिफरेंस है। कोई रिवायत या कोई अशिया जो आपको अजीब लगी हो उस वक़्त, यानी शुरू में? हकीकत ये है कि मुझे कुछ ख़ास फील नहीं हुआ सिवाय लैंग्वेज के। लैंग्वेज मेरे लिए एक बहुत बड़ा बैरियर था यहाँ पे फ्रांस में आते ही। लेकिन जहाँ तक सोसाइटी का या गोरे लोगों से मिलने का ताल्लुक है, तो हम लोग बीइंग ए क्रिश्चियन जो हैं ऑलरेडी जो मिशनरीज होते हैं ना उनके साथ बहुत अटैच होते हैं। चूँकि मैं कैथोलिक डिनोमिनेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे बहुत सारे फादर्स और सिस्टर्स जो थे वो सरगोदा में ऑलरेडी थे, जो कि हॉलैंड से थे या आयरलैंड या दूसरे मुल्कों से थे। तो हम बचपन में ही छोटे जब थे उसी वक्त से उनके साथ अटैच होते हैं, चर्च में, स्कूल्स में, मिशन स्कूल था। तो इस लिहाज से मुझे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आया, क्योंकि हम वहीं पे रहते हुए हम फील करते हैं कि जी, तो काफ़ी हद तक मानूसियत थी आपको? मानूसियत थी। यहाँ तक कि मैं जब इंग्लिश सीखता था वहाँ अपने जो प्रीस्ट थे हमारे, तो वो मुझे इंग्लिश जो थे वो हमेशा टाइम या हेरल्ड मैगज़ीन से सिखाते थे, पैराग्राफ से। और मैं बहुत अर्ली एज में इन मैगज़ीन से या बाहर के माहौल से आगाह था। और मुझे ये भी पता था कि जब आप घर छोड़ के जाते हैं तो आपने कहाँ कहाँ जाके टच करना है ताकि आपको परेशानी ना हो। तो ये मैं चीज़ें ऑलरेडी जानता था। जो अगले माहो साल यानी ये हो गया, यानी एकदम से जो कल्चरल शॉक होता है, जो अगले माहो साल थे, जो सालों की बात करते हैं हम, उसमें कहीं आपको फ्रांस मुख्तलिफ रहा, जिस तरह से कल्चर के हिसाब से, इंतज़ामिया के हिसाब से, सियासत के हिसाब से? बात मैं हकीकत पे मबना करूँगा, और वो ये है कि हम पाकिस्तानी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम जब पाकिस्तान से बाहर आते हैं ना तो हमारा एक अपना ही कल्चर होता है।
हम उस कल्चर से नहीं निकल पाते हैं। आके लड़कों में रहना, वैसे ही खाने खाने, वैसे ही ड्रेसिंग करनी, वैसे ही मूवीज़ देखनी और कैसेट्स और ये वो, उस ज़माने में सारा ये सिलसिला था। तो हम एक उसी माहौल में रहते हैं जिसमें एक पाकिस्तानी स्टाइल होता है हमारा। हम फ्रेंच कल्चर में आते ही एकदम से घुल मिल नहीं जाते हैं। लेकिन फिर मैं वहीं पे बात करूंगा कि हमारे लिए थोड़ा सा इसमें फ़ायदा ये हुआ कि चूंकि हमारे लिए एक चर्च बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है, तो वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखी और उन्होंने हमारी इस सिलसिले में बहुत मदद की। और कोई इतना ज़्यादा हमें कल्चरल शॉक लगा नहीं है, क्योंकि हमारा जो शादियों का कल्चर है पाकिस्तान में, बीइंग ए क्रिश्चियन, वो भी यूरोपियन स्टाइल की ही हैं। और खाने पीने और यूँ कह लें कि बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत करीब होते हैं। तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा मुझे नहीं फील हो सका कि भी मैं एक नए कल्चर में आ गया हूँ स्वाय लैंग्वेज के। तो मैं ये चीज़ें ऑलरेडी सीख चुका हुआ था पाकिस्तान में रहते हुए। जो आपके पहले ही 30 साल हैं पाकिस्तान में, उनको अगर आप डिस्क्राइब करें, उनके बारे में कुछ कहना चाहें तो वो किस तरह के थे? जी यकीनन वो मुश्किलात ही होती हैं हमारे यहाँ। तो ये है कि इंसान तो हर सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में ही रहता है, लेकिन बीइंग ए माइनॉरिटी उस मुल्क में, अपने पाकिस्तान में, हमारे लिए क्रिश्चियंस के लिए जो है ना वो सारी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत हार्ड किस्म की स्ट्रगल जारी रहती है। और वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो पाती है। तो मैं भी इन सारे मसाइल से गुज़रा हूँ। स्कूल लाइफ में मुझे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, फिर बहस मुबासे और इस किस्म की चीज़ें, और ये जो है ना फील करवाया जाता है वहाँ पे आपको कि आप एक्चुअली इस मुल्क के शहरी तो हैं बातों की हद तक, लेकिन आप हैं जो है ना वो लो क्लास सिटीज़न है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट की वहाँ पे, और इस सारे टाइम से मैं गुज़रा हूँ। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे आज तक हमारी दोस्ती चली आ रही मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से, और बहुत क्लोज़ रिलेशन उनसे रहे। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारा माशरा ही वहाँ पे ऐसा है। बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं, और कभी उन्होंने किसी किस्म का एतराज़ भी नहीं उठाया है बीइंग ए रिलीजन, बल्कि वो ज़्यादा क्लोज थे हमारे साथ। तो बाकी आपके सामने ही हैं बहुत सारी चीज़ें, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा। जो इग्लिस जिस तरह से आप जाते थे, उस वो क्या मिक्स था, यानी उसमें हर तरह के लोग आते हैं, सिर्फ फ्रेंच लोग आते हैं, या किस तरह का इग्लिस है? उसमें सारी कम्युनिटीज़ मिक्स हैं? यहाँ पेरिस की बात आप कर रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा एक कल्चर है इग्लीस का, जो ये है कि वो हम क्रिश्चियन फैमिलीज़ इकट्ठी मिल के जाती हैं अपने बच्चों के साथ चर्च लेवल तक, और उसमें हमें एक फैमिली का माहौल मिल जाता है। हमारे बच्चों के साथ दोस्तियां हो जाती हैं। और फिर यह है कि चर्च में अमूमन हर हफ्ते कोई ना कोई गैदरिंग ऐसी होती है जिसमें आपने कुछ शेयरिंग करनी होती है। कभी पाकिस्तानी खाना शेयर कर लिया, कभी उन्होंने कुछ खाने शेयर कर लिए, कोई किसी का कुफैत है, कुछ शादी है। तो इसलिए आप यूँ समझें कि ये एक कम जो है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम को आप कह लें कि ये माहौल होता है हमारे चर्च में, जो कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए मुस्लिम अपने दोस्तों में ये नहीं देखा, जो कि हमारे मस्जिदों में या वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। और हमें ऐसा इसलिए फील नहीं हुआ। वहाँ भी हम चर्च में पूरी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, यहाँ है तो वहाँ भी हम ऐसे ही थे। तो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे घुलने मिलने की, कि यहाँ पर जब हम यहाँ पे आते हैं तो एक हमारा सिस्टम होता है कि हम जिस तरह से लड़के जो हैं वो लड़कों में रहते हैं, और फिर वहाँ पे काम और खाना और कपड़े सारे एक तरह से। तो जिस तरह से आप आए इग्लिस के साथ, फिर आपका जो आपकी इंटीग्रेशन है यहाँ पे, क्या वो बेहतर रही क्योंकि फिर आप दूसरे लोगों से एक्सपोज हुए, या फिर ये उस वक़्त आई जब आपने फैमिली स्टार्ट की और जिस तरह से इग्लिस में अपने बच्चों के साथ अपनी वाइफ के साथ जाना शुरू किया, उस वक़्त आपके यहाँ इंटीग्रेशन, आपका इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ? नहीं, ये जो हमारी आपका क्वेश्चन है, इसका जवाब ये है कि आप अकेले भी जाएं तो आपको फैमिली वाला माहौल ही वहाँ मिलेगा।
अगर आप फैमिली के साथ जाएं तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मेरे जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए वो बैप्टाइज यहाँ पे हुए, और इस तरह वो उनके दोस्तियाँ, फ्रेंडशिप और जो कुछ भी है वो चर्च के बच्चों के साथ उस वक्त से लेके अभी तक चला आ रहा है, और वो लाइफ एंजॉय करते हैं। क्योंकि ये होता है कि चर्च में बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, हर एज के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो लोग आपको ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि भाई ये तो हमारे मेहमान हैं, बाहर से आए हैं, तो अलग से आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाती है। ये चीज़ मैंने अपने चर्च में यहाँ फील की है और मुझे बहुत अच्छा लगा। यही वजह है कि मेरे बच्चे आज तक जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। हमने थोड़ी देर बाद बात की कि जिस तरह से पाकिस्तान में हमारा हुज़्मा अनफॉर्चुनेटली एक क्रिश्चियंस का स्टैचू है, सेकंड क्लास का सिटीजन का। फ्रांस में आपको किस तरह से फील होता है? पाकिस्तान में अगर आप सेकंड क्लास का लफ्ज़ बोलें तो मेरे लिए ये भी काफ़ी रिस्पेक्ट है। मैं आपको सच बताऊं तो वहाँ कोई क्लास नहीं है बीइंग ए क्रिश्चियन। तो बस ये है कि हम उस मुल्क में पैदा हुए हैं, लेकिन वो पंजाबी में हम कहते हैं कि लगा फेरा ही है। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके हमें थोड़ा सा फील होता है कि हम इंसान हैं। वहाँ पे फील नहीं होता है। वहाँ और ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है जी, और कि ये बहुत इंसान को इम्पोर्टेंट इंसानियत मिले जी। और जहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिलती है प्रैक्टिकली, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बोलते हैं, वो हर लिहाज से आपके साथ चलते हैं। वो लोग बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है कि वो नेगेटिव भी होंगे, लेकिन वो हमने खुद ही उनको ऐसी चीज़ें सिखाई हुई हैं। तो लेकिन जनरली ये जो माशरा है ये आपको वेलकम करता है। यही वजह है कि आज फ्रांस में क्या पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं सऊदी अरब में जाके रहूँ तो या किसी दूसरे मुल्क में, तो मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती है जो फ्रांस में बीइंग ए क्रिश्चियन मुझे मिल सकती है। तो ये चीज़ें जो है पाकिस्तान में नहीं थी। आई एम सॉरी। यू डोंट हैव टू बी सॉरी। नहीं, वो होता है बाज़ औक़ात लोग फील करते हैं, क्योंकि सच सुनना जो है वो इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो दावा ज़रूर करते हैं कि नहीं जी तुसी तो साढ़े दोस्त हो, तुसी ये हो, तुसी वो, हम हमारे भाई हैं, देखे ना जी हम आपके साथ मिल के खाना खा रहे हैं, देखे ना जी मैं आपके घर आता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। भी आपने भी कभी मुझे खाने पे बुलाया? जी। अब ये होता है कि वो मेरा ही, मैं आई एम सॉरी, मेरा ही खाना मेरे साथ बैठ के खा के मुझ पे एहसान जता रहे होते हैं लोग, या मेरे जो दोस्त होते हैं यहाँ पे, कि भाई देखें ना मैं आपके साथ बैठ के खाता हूँ जी। भाई ये तो आप सोचें कि आप मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, मैं ही उसकी कुछ कर रहा हूँ और आप मुझे एहसान जता रहे हैं। यानी कि आप आम लफ्ज़ों में ये कह लें कि आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप इस काबिल नहीं थे, लेकिन देखें मैं इस काबिल हूँ कि मेरा मैं, ज़र्फ़ इतना है कि मैंने आपके साथ जी मेरा ज़र्फ़ इतना है कि देखें मैं आपके साथ बैठ के खा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी एक सुपीरियरिटी के प्रॉब्लम है, और मेरे ख़्याल में ये चीज़ जो है अभी ख़त्म होने में इसको बड़ा टाइम लगेगा। अगर अब आप उन सालों को याद करें जो आपके यानी पाकिस्तान से रवानगी के पहले थे, जिनमें जिस तरह से आपका डिसीजन उस वक़्त कंक्रेटाइज हुआ होगा, और यहाँ पे आने के उन सालों को अगर आप याद करें तो आपको किस तरह की कैफियत होती है? इज़ इट न्यूट्रल या फिर आप इट्स नेगेटिव? दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो यह है कि न्यूट्रल या नेगेटिव किस कम्युनिटी के साथ है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी ही के साथ रहता हूँ या उनके साथ मेरा मिलना जुलना है, तो मुझे पाकिस्तान में और यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आया। जैसा वो वहाँ सोचते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में, जो उनके विचार हैं, वैसा ही वो यहाँ पे सोचते हैं। बल्कि मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे कोई 10 गुना 20 गुना ज़्यादा ही वो थोड़ा रिलीजियस हो जाते हैं बाहर के मुल्कों में आके। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं फ्रेंच कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें मज़ा आता है। वो कभी नहीं पूछते हैं, उन्होंने आज तक यहाँ से किसी की ज़ात नहीं पूछी है। आप किसी ऑफिस में चले जाएं तो कभी नहीं कहेंगे कि आपकी ज़ात क्या है जी, आप खोखर हैं, भट्टी हैं, गिल हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हम लोग एक ज़ातों में ना घिरे हुए लोग हैं।
तो ये चीज़ जो है वो हम अपने साथ ही ये कल्चर लेके आए हुए हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के, मैं आई एम सॉरी, मैं किसी को ब्लेम तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में आके रहना शुरू करते हैं और वो फ्रेंच कम्युनिटी में इंटीग्रेट होना नहीं चाहते हैं, उन लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। मेरे घर में फैमिली पार्टीज़ होती थी, तो उसमें मेरे बेटे की बैप्टिज़म जब होता है तो उसमें एक पारा बनते हैं, आपको पता है शायद या नहीं, मुझे नहीं पता जी है। जी, गॉडफादर। तो वो पारा जो थे, वो हमारे चर्च की एक फैमिली थी, वो मेरे बेटे के पारा बने हुए थे। तो वो जब यहाँ आए तो 3-4 दफ़ा जब वो हमारे पार्टीज़ में आए तो उन्होंने कहा कि फ्रांसिस, हम एक बात आपसे करना चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी जो हैं वो कोई अलजायर का है, मारोक का है, इजिप्ट का है, दूसरे कंट्रीज़ के हैं, अफ्रीकन हैं, लेकिन कभी किसी ने हमें आज तक इतने सालों में, मैं इस विल में पैदा, इस शहर में पैदा हुई हूँ, तो मुझे इनविटेशन नहीं दी है कि भी आप आएँ जी, आप इस ईद त्यौहार पे हमारे घर हम मिल के खाना खाते हैं। तो आप जो है हर वक्त हमें बुलाते हो, हम फील करते हैं कि आप पाकिस्तानी हो, तो पहला जो हमारे जहन में आता है कि ये मुस्लिम है, लेकिन चूँकि अभी हमें पता चल गया कि आप क्रिश्चियन हो, तो ये क्यों इतना बड़ा फ़र्क है। तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए इसमें बहुत फ़र्क है, एक तो नफ़रत है और दूसरा ये हराम हलाल का एक बहुत बड़ा सिलसिला है, और फिर शायद हम नाशुक्रे भी बहुत हैं, ये भी एक रीज़न है। तो इसलिए मेरे ख्याल में लोग जो है वो अवॉइड करते हैं कि नहीं जी, ये इन्होंने रह नहीं दो। तो मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं तो आपके आस पड़ोस में अगर फ्रेंच हैं दूसरे, तो आप उनको ज़रूर इनवाइट करें, मिलें उनसे, गपशप लगाएं। आप कुछ उनको सीखने को मिलेगा, कुछ आप सीखेंगे, लेकिन हम नहीं सीखना चाहते। बंद रहते हैं अपने बुलबुलों में। बिल्कुल। जब आप फौरी तौर पे यहाँ पे आए हैं फ्रांस में, तो क्या आपकी सबसे बड़ी फिक्र थी, जिस तरह से खाना हो सकता है, रिहाइश हो सकता है, या पैसे हो सकते हैं, क्या आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस वक़्त? फ्रांस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उस वक्त थी, वो जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, वो लैंग्वेज थी, ठीक है। और उसके बाद जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो पैसा ही होता है, क्योंकि हम जितने पाकिस्तानी हैं, किसी भी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ हो, तो हमारा टारगेट सिर्फ यहाँ पे पैसा कमाना ही है। बहुत कम लोग हो सकते हैं जो कहें जी हमने यहाँ पे लाइफ गुजारनी है, या यहाँ रहना है, या अपने बच्चों को कुछ अच्छे फ्यूचर के लिए रखेंगे, लेकिन हमारा पहला टारगेट तो पैसा ही होता है। तो इसके लिए यकीनन भागदौड़ करना पड़ती है, मजदूरियाँ होती हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। रहने का इंतज़ाम क्या था? कितने लोग साथ रहते थे? अगर साथ रहते थे, खाना कहाँ से मिलता था? खाना किस तरह से बनाना पड़ा? खाना जो है वो हम लोग कंबाइन ही बनाते हैं सब जगहों पे, जैसा कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे जो इमिग्रेंट लोग होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं कमरों में, और बस ये चलता रहता था। लेकिन खाने के लिहाज से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी, कि भाई हम लोग मिल के सारा करते थे और चल जाता है। और मैंने ये भी फील किया कि बहुत सारे जो ऑलरेडी लोग आए होते हैं यहाँ पे, वो कोशिश करते हैं कि हम कुछ हेल्प करें, बहुत ज़्यादा नहीं, 100% ना सही। तो चूँकि ये बंदा नया है तो इसको कुछ ऑफिसेज में जाने के लिए पता नहीं है, तो उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की, ऐसी बात नहीं है। इसमें चर्च भी हमारा था। तो खाने के हिसाब से क्या होता है कि जो मर्द हजरात हैं पाकिस्तान में, वो यानी उनका खाना के ऊपर बिल्कुल नहीं होता है, तवज्जो नहीं होती है। यहाँ पे आते हैं तो फिर हर किसी को अपना खाना पकाना पड़ता है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके जहन में हो सकता है कि जी खाना जो है सिर्फ औरत ही बना सकती है, लेकिन पूरी दुनिया में शायद ही कोई औरत हो जो किसी 5 स्टार होटल में टॉप की कुक हो। तमाम दुनिया में रेस्टोरेंट्स में हर जगह पे खाना मर्द ही बनाते हैं और औरतें नहीं बनाती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि और जो मर्द है वो एक बेहतरीन कुक भी होता है, ख़ास तौर पे जब वो अपने घर से बाहर होता है। तो बाकी ये है कि हमारा माशरा ऐसा है पाकिस्तान में रहते हुए कि हम एक मैन मेड माशरे में रहते हैं। वहाँ हमें खाना बनाना आता भी हो तो हमारा जो रोब दबदबा है ना, वो नहीं रहता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बीइंग ए कल्चरल प्रॉब्लम की वजह से हमें ज़रूरी होता है कि हमारी बहनें जो हैं वो खाना बनाएं और तैयार मिले हमें, या हमारी जो वालदा हैं वो तैयार, बस हमें जी हर चीज़ मिलनी चाहिए, कपड़े धुले हुए मिलने चाहिए। लेकिन जब एकदम हम वो छोड़ के आते हैं
तो फिर ये सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। पेपरों के लिए क्या हालात थे, और आपके जिस तरह से आप बता रहे थे कि एक लीज ने आपकी मदद की, तो किस तरह से मामला आपका बना? जी, पेपर्स जिसे आप लीगलाइजेशन कह सकती हैं, ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। तो उसके लिए आज से चंद साल पहले तो हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के हालात भी इतने बुरे नहीं हैं। आज से हो सकता है 10 साल बाद जो लोग आएंगे वो आज के हालात को बोलेंगे कि ये हालात अच्छे थे उन लोगों के। तो ठीक है, आसानी से सारा कुछ हो गया था। और मैंने जैसा कि आपको कहा है कि ये माशरा आपको वेलकम करने के लिए तैयार होता है। वो डिपेंड करता है कि आप में कितनी क्वालिटीज़ हैं, आप में टैलेंट क्या है। जी। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम सिर्फ इसको मज़हब की वजह से अलग रखते हैं, बल्कि मैं तो देखता हूँ कि हमसे ज़्यादा हमारे क्रिश्चियन तो बहुत कम हैं यहाँ पेरिस में। 300 या 400 लोग होंगे, जबकि ज़्यादा लोग तो पाकिस्तानी सारी मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो क्या वो भी सारे तो लीगल ही रहते हैं ना? ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने कोई कहा कि जी रिलीजन की वजह से नहीं, हमने ये मुस्लिम है तो इनको लीगलाइज नहीं करना है, तो ये क्रिश्चियन है तो इसको करना है, बल्कि वो उनको ज़्यादा करते हैं। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं कि भी हमारे क्रिश्चियन जो हैं 16-16 साल से उनको पेपर्स नहीं मिले, यहाँ पे लीगलाइज नहीं हुए बीइंग ए क्रिश्चियन। लेकिन उनके साथ ही जो यार दोस्त बाद में आए और उनको 6 महीने में लीगलाइजेशन मिल गई। आपने फ्रांसीसी ज़बान कैसे सीखी और किस हद तक सीखी? फ्रांसीसी ज़बान सीखने के लिए मैं स्टार्टिंग में तो यही समझता जी कि मेरा नाम फ्रांसिस है तो शायद ये बड़ा इजी होगा। तो लेकिन यह है कि जो मैंने स्टार्ट की सीखने के लिए उस वक्त ये था कि जब मुझे लीगलाइजेशन कम्प्लीटली मिल गई फ्रांस में, तो उस वक्त मैंने जो था स्टाज रेमोनेरे जो है स्टार्ट किया फ्रेंच लैंग्वेज का। तो मैं गया कुछ 1-2 महीने के लिए एक स्कूल में, लेकिन वहाँ जाके मुझे फील हुआ कि पैसा बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज साथ साथ आती रहेगी। तो ऐसा ही हुआ कि बस आपस में ही हम लोगों ने एक दूसरे से बोल के तो सीखी। और फिर जब बच्चे आए तो फिर बच्चों ने सिखाना शुरू कर दिया। तो उससे ज़्यादा ना सीखने का सबब क्या था? यानी कि एक तो ये कि आपका गुजारा हो रहा होगा। जी, उसकी एक मैं बहुत बड़ी वजह बता सकता हूँ। वो ये है कि जब आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तानियों ही के साथ काम करते हैं, ठीक है? आप उन्हीं के साथ जाते हैं काम करने के लिए। तो आप यूँ समझ लें कि आप उठने बैठने सोने तक आप उर्दू या पंजाबी ही बोलते हैं उनके साथ कमरों में। और अगर आपके पास फालतू टाइम मिलता भी है, फालतू टाइम तो नहीं हम कह सकते, या स्पेयर टाइम जैसा भी उसको लफ्ज़ दे दें आप, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग फिल्में देख के एंजॉय करते हैं। तो वो उसमें टाइम हम ज़्यादा वक्त गुजारते थे। तो उसमें भी कोई सीखने का वक्त ऐसा नहीं था चाम के भी आप कहें कि जी आप फ्रेंच सीख रहे हैं। तो आप यूँ समझ लें कि आप पाकिस्तानी माहौल ही में रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको चांस मिलता है कि वो किसी फ्रेंच कंपनी में काम करें या किसी फ्रेंच के साथ काम पे जाएं। तो वहाँ उनको ज़्यादा मौका मिलता है लैंग्वेज सीखने का, प्रैक्टिस करने का। लेकिन जब आपने सुबह से शाम तक उर्दू या पंजाबी ही प्रैक्टिस करनी है तो इतना ज़्यादा तो नहीं मौका मिल सका उन लोगों के साथ मुझे। काम की तलाश और हासिल करने के लिए क्या हालात है? यानी बीइंग अ पाकिस्तानी जिसको इतना ज़्यादा नेविगेट करना नहीं आता यहाँ पे सोसाइटी में, तो काम ढूंढना और फिर ये कि उसमें किस तरह का काम था और उसकी उजरत क्या होती थी? देखिए जी, काम करने वाले बंदे के लिए ना हर जगह काम है, और ये डिपेंड करता है उसके टैलेंट पे कि वो क्या वो काम करना भी चाहता है या नहीं। जब हम इसकी एग्जांपल मैं यूँ दे लूँगा कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम पाकिस्तान में रहते हुए नहीं करते हैं, लेकिन जब हम प्रदेश में आ जाते हैं तो हमें वो करना पड़ते हैं। तो जो आदमी ये सीख लेता है ना कि अडेप्ट करना है, हाँ, तो उसके लिए एक लफ्ज़ है एक शेर का कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो एक दफ़ा आपको ये जो इस मुश्किल हालात हैं काम ढूंढने के लिए,
करने के लिए, रहने के लिए, इनसे एक दफ़ा आपको ये सारा कोर्स करना पड़ता है। और फिर ये कि आपने काम किस तरह से, कैसे काम किए? काम यकीनन मज़दूरियों ही के काम थे। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम आते ही कुछ ऑफिसर लग गए यहाँ पे, अभी तक भी नहीं है, मज़दूरियाँ ही कर रहे हैं। तो उनमें यह है कि बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और बहुत सारे लोग मैंने अपने महसूस किए हैं, लोगों की, मैं अपने कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, कि वो थोड़ा अर्सा के लिए काम उन्होंने किया, सीखा और फिर वो बहुत अच्छे लेवल पे चले गए। तो ऐसा ही सबके साथ होता है यहाँ पे। क्योंकि मैंने फील किया है कि अगर आप MBBS डॉक्टर भी हैं या इंजीनियर भी हैं, लेकिन जब आप दियारे गैर में आ जाते हैं तो आप एक ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं। बिल्कुल। अगर आप प्रॉपर लेवल पे, प्रॉपर तरीके से नहीं आते हैं, तो फिर आपको और ज़ीरो देखिए, ही अगर से। आप आज भी अगर आप प्रॉपर तरीके से भी आ जाएं, तो यू आर अ डॉक्टर इन पाकिस्तान, यू आर नॉट अ डॉक्टर इन फ्रांस। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आपको फिर से एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे, फिर ही आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं जी दोबारा जी, से। बिल्कुल ठीक है। पैसों का आप क्या करते थे? जी, पैसों का ये था कि मैं घर भेजता था, मेरी बेटी थी वहाँ पे पीछे, उस वक्त वो पैदा हुई थी, और अपनी वाइफ को भेजता था, और कुछ रिश्तेदार हैं जो उनकी कभी कभार ईद त्यौहार पे मदद कर दी जाती थी। तो पैसों का इस कदर लेवल नहीं था, बस यही थे कि मजदूरियों में जो मिलते थे वो इसी तरह निकल जाते थे। को खास बचत, यानी बचत का जो पहलू है ना, कि वो नहीं था कि भी आप सोचें कि भी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ आते ही और मैं फ़ौरन उसको बचा सकता हूँ, सेविंग कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जब आप घर से पहले दिन निकलते हैं, पहला कदम उठाते हैं, तो उनकी जो ज़रूरियात होती हैं वो एकदम से डबल हो जाती हैं, और वो यही सोचते हैं कि जी हमारा बच्चा बस अब गया है तो बस जी हम तो पेरिस में, एक्चुअली मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल आपको दूंगा कि पेरिस में वो लोग रहते हैं, हम लोग पेरिस में नहीं रहते हैं। मैं बहुत सारे यहाँ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आईफल टावर तक नहीं देखा है। वो आए, कई कई साल वो यहाँ गुजार रहे हैं और वो मजदूरियों में लगे हुए हैं। लेकिन वो लोग पाकिस्तान में रहते हुए सिर्फ एक टेलीफ़ोन करते हैं कि जी हमारी ये प्रॉब्लम है, ये हो गया, बच्चा गिर गया, हम फ़लाँ शादी पे जाना है, और इतने पैसे बस भेज दें। उनका फ़ोन आता है और यहाँ से वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पैसा वहाँ चला जाता है। तो कौन पेरिस में रहता है जी? पेरिस में तो वो रहते हैं जो एक टेलीफोन पे आपसे लाखों रुपया मंगवा के तो मज़े कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे मजदूरियाँ कर रहे हैं। मगर एक तरह से यानी इट्स नॉट गिव एंड टेक, क्योंकि आप लोग भी तो यानी मैं आपको नहीं विज़े कर रही, मगर ये कि यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं उनका ज़र्फ इतना है कि वो भेज देते हैं। अगर आप ना भेजें तो फिर वो किस तरह से पेरिस में रह पाएंगे? ये बात ठीक है, लेकिन पहले भी तो रह ही रहे थे ना, तो किसी ना किसी लिहाज से वो गुजारा कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में अगर वो उसी तरीके से रहें, थोड़ा सा उसको फ़र्क कर लें, तो सेविंग ज़्यादा हो सकती है। अगर एक टीचर है, उसकी वाइफ टीचर है, उसका साथ दे रही है, तो मेरे ख्याल में अगर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पैसे अपने को बचा सकते हैं। क्योंकि पैसे को बचाना और फिर यहाँ पे आके उस बिज़नेस को करना, ये ज़्यादा बेहतर है। जबकि ये बात जो है मैंने दूसरी कम्युनिटीज़ में ज़्यादा देखी है कि उन लोगों का इतना कोई फ़िक्र नहीं होता है पाकिस्तान, अपने मुल्कों में पैसा भेजने का, जिनमें अरब कम्युनिटी में देख सकता हूँ। हमारे यहाँ जो शादी ब्याह के सिलसिले हैं ना, ये इस कदर लग्जरी हो चुके हैं कि बहुत मुश्किल है। जबकि मैं दूसरी कम्युनिटीज़ में अगर देखता हूँ तो वो इतने ज़्यादा लग्जरी उस लेवल के नहीं हैं। होते होंगे ज़रूर, लेकिन बहुत रार है केसेस जो हैं, बहुत रिच लोग ऐसा करते होंगे। लेकिन हमारे तो यहाँ के कमाइयाँ जितनी हैं वो शादियों पे ही निकल जाती हैं। आपकी शायद आप जानती हो कि पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं उन्होंने जाके तो वो शोबाजी में टेलीफोन फेंके, सोने की चीज़ें फेंकी, वो जो वेलें शेलें करवाना वाला होता है, हेलीकॉप्टर से ये सारा कुछ किया। तो ऐसा होता है। जो आपने काम किया, आप बता रहे थे मजदूरी थी, इन कामों का आपकी सेहत पे क्या असर पड़ा? मैं बेसिकली तो काम करने वाला बंदा हूँ और मुझे मज़ा आता है काम करने में। मेरे नज़दीक काम करना जो है ये आपकी ज़्यादा सेहत है, काम ना करना जो है ना वो बीमारी है। अब कितना अरसा घर पे सो सकते हैं बगैर काम के या रह सकते हैं?
जब आपको कमरे का किराया देना है, खाने का बिल देना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें हैं। जब आप अकेले हैं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। बच्चे आ जाएं तो और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो बस ऐसे ही वक्त गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। कितने लंबे दिन होते थे आपके काम के? जो नॉर्मल चलता है जैसा है, लेकिन कभी कभी कुछ मजदूरियाँ ऐसी हैं जो मैं कहता हूँ, मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मैंने 26 घंटे भी काम किया है। ये कैसे पॉसिबल? तो जी, ये इस तरह पॉसिबल है कि मैं चूँकि यहाँ स्टार्टिंग में टैक्सी ड्राइवर के तौर पे मैं काम करता था, उबर में था। तो उसमें ये होता है कि उस वक्त लिमिटेशन नहीं थी एप्लीकेशन की कि भी आप 8 घंटे काम कर सकते हो तो इसके बाद आपको रेस्ट करना है। ये लिमिटेशन अभी चंद सालों से शुरू हुई है। तो उस वक्त ये था कि पैसे कमाने का एक जुनून होता है सवार, तो पीछे परेशानियां भी होती हैं पाकिस्तान में। तो इस लिहाज से फिर ये है कि बंदा सोचता है पैसे आ रहे हैं तो कंटिन्यू रखो, इसको जाने दो, खैर है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी आंख लगा ली तो करते रहे। तो उसको मैं कह सकता हूँ कि 26 घंटे। यानी आप पहले मजदूरी करते थे, साथ में उबर भी करते? जी जी, ये सब चलता है। आज आप क्या काम करते हैं? मैं अपने भाई के साथ मिल के जर्मनी में हमारा एक स्टोर है कपड़ों का, और कुछ होलसेल का बिज़नेस है, और उसी से रोज़ी रोटी चल रही है। और यहाँ पे भी मजदूरियाँ चलती रहती हैं, काम वाम साथ में। कोई भी काम हो मैं उसको मजदूरी का नाम देता हूँ। तो मेरे ख्याल में कहना भी ऐसे ही चाहिए कि भाई काम, ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है आपकी, काम नहीं ख़त्म हो सकता। अब आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से हम लोग पाकिस्तान से आए हैं फ्रांस में, अब आप क्या सोचते हैं कि यहीं पे रहेंगे या फिर किसी और कंट्री भी जा सकते हैं हम? जी, कंट्री किसी और में तो ज़रूर जा सकते हैं, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रह गई हैं। जैसे आप नेशनलाइज हो जाते हैं फ्रांस के तो क्या नेचुरलाइज हो जाते हैं जी। लेकिन अभी कितना आप भाग लेंगे, कहाँ तक भाग लेंगे? जब बच्चे हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आप टिक लेते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि वो बस इतने लाख कमाएंगे और वो फिर पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। मैंने बहुत कम लोगों को, शायद 1-2 एग्जांपल हो सकती है कि वो लोग छोड़ के चले गए हों। ज़्यादातर लोग डब्बे में बंद होके जाते हैं। डब्बे में बंद होना? डब्बे में बंद होना, वो जो सुन रहे हैं उनको पता चल गया। जी, उनके लाखों पूरे नहीं होते हैं, करोड़ों पूरे नहीं होते हैं, और फिर एंड ये होता है कि वो इधर ही मर जाते हैं, और वो फिर फ्लाइट में ही होते हैं, वो जा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन मैंने इधर ही रहना है। आप एक एसोसिएशन के सदर हैं, उसका नाम है अलेलुया फ्रांस। इस तंजीम का क्या मकसद है? जी, अलेलुया फ्रांस जो है, आज से तकरीबन 11 साल पहले की बात है, हमने इसको स्टार्ट किया था। इसमें एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि अगर कोई मसीही हो और वो सोशल ना हो तो मेरे ख्याल में वो मसीही नहीं है। तो इस लिहाज से मैंने फ़ील किया था कि बहुत सारी चीज़ों में जिन मसाइल से मैं गुज़रा हूँ, जो आने वाली हमारी कम्युनिटी हैं, मैं उनके लिए शायद फ़ायदेमंद साबित हो सकता हूँ। और एक तो ये मकसद था। दूसरा ये मकसद था कि जिन मुश्किलात से, परेशानियों से मुझे काम के दौरान में वास्ता पड़ा है अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से, तो उसमें क्यों ना हम एक क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग जो है, ऐसी कोई प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हम ये आपस की जो नफ़रतें हैं उनको कम कर सकें। और इसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुई, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम लोगों के दरमियान में मुश्तरका हैं, एक जैसी हैं। बिल्कुल। हम उसको तो डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन हम जो नफ़रत की बातें हैं उनको ज़्यादा डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक मकसद था, और इसमें हमारी कामयाबी ये हुई कि हमने फ़र्स्ट टाइम हमें मौका दिया गया पाकिस्तान एम्बेसी में क्रिसमस डिनर्स का, और वो क्रिश्चियन मुस्लिम कम्युनिटी थे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर हुई। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो पाकिस्तान एम्बेसीज जो है क्रिसमस डिनर्स या ईस्टर डिनर्स जो हैं वो अरेंज करते हैं। और मैं समझते हैं कि हम जो हैं, मैं जो था पेरिस में रहते हुए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी हालेलुया फ्रांस, ये पहली थी जिन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ क्रिसमस डिनर
इकट्ठा किया। तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो बेसिक बातें हैं उनको हमने क्लियर करने की कोशिश की और हो भी गई हैं। जो लोग हमारे आते हैं प्रोग्राम में अटेंड, मसलन बहुत सारे लोग समझते हैं कि क्रिसमस पे ये जो रेड कलर है ये एक क्रिश्चियनों की निशानी है। ऐसी बात नहीं है, ये कोको कोला कंपनी ने दिया हुआ है। और उसके बाद लोग समझते हैं कि ये जो सांता क्लास का वो एक कार्टून सा बना देते हैं, यही क्रिश्चियनिटी है, बस यही इनका कोई प्रॉफिट है, सेंट होगा, प्रॉफिट है। ऐसी बात भी बिल्कुल नहीं है। तो मेरे ख्याल में आज के बच्चों को इन चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये हमारा रिलीजन नहीं है, ये एक कमर्शलाइज चीज़ें हैं। तो आप इसको ही सिर्फ ना समझें कि ये क्रिश्चियन ऐसे ही हैं। ये काफ़ी चीज़ें हमने क्लियर की और उसमें हम काफ़ी कामयाब हैं। उसके अलावा हमने देखा कि क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग की तरफ अगर हम आएँ तो उसमें भी हमें काफ़ी कामयाबी मिली है। तो ये चल रहा है अभी सिलसिला, जब तक ज़िंदगी है चलता रहेगा। और क्रिश्चियंस के लिए ये क्या करती है तंजीम? क्रिश्चियंस के लिए, आप यहाँ के क्रिश्चियंस के लिए बात करें तो हमने उनको, जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं जो वहाँ से आते हैं पाकिस्तान से। तो उनके लिए यहाँ पे जो नेक्स्ट हालात और वाक़यात होते हैं उनको बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमने एक गाइडलाइन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, वो उनको देते हैं और उसमें काफ़ी जो हैं हम कामयाब हैं उनकी लीगलाइजेशन के हवाले से। और पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो माजूर लोग हैं, जो हमने एक्चुअली हमारा स्टार्ट जो था वो ज़्यादा उस वक्त शुरू हुआ जब बम ब्लास्ट हुआ था पेशावर में एक चर्च में। तो बहुत सारे लोग 300 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए थे। तो हमने जो ज़ख्मी लोग थे उनके लिए, और लाहौर में जो ज़ख्मी हुए ईस्टर वाले दिन एक धमाका हुआ, तो उन लोगों के लिए कुछ हम सामान जो है वो यहाँ से भेजते हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन भेजती है। इस तरह अपना वर्क जारी रखे हुए हैं दिल की तसल्ली के लिए। तो इसके अलावा हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। पाकिस्तानी जो मुसलमान कम्युनिटी है उसका हमने देखा है कि कुछ घुलने मिलने में थोड़ी सी उसको दुश्वारियाँ पेश आती हैं। तो इसकी बनिस्बत जो क्रिश्चियंस हैं वो क्या पोटेंशली ज़्यादा घुल मिल सकते हैं फ्रांसीसियों से? इसकी थोड़ी सी हमने बात की है, मगर आप जी, ये बात जो आपने की है बिल्कुल ठीक है। उसकी एक वजह हमारा कल्चर है पाकिस्तान में रहते हुए। मैं ये आपको बताना ज़्यादा बेहतर समझूंगा कि कल्चर जो होता है वो किसी भी मज़हब से ज़्यादा मजबूत होता है। हम कल्चर को नहीं छोड़ सकते, हम मज़हब को बाज़ औक़ात एक साइड पे रख देते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान में जो शादियां होती हैं, ये शादियों का जो कल्चर है एक्चुअली वो हिंदू कल्चर है जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो आप देखें कि एक हफ़्ते के लिए या एक महीने के लिए डांस वांस सब हो रहा है, बेटियां भी कर रही हैं, बहनें भी कर रही हैं, माँ भी कर रही है, तो सब लोग एंजॉय करते हैं। जैसे ही शादी का दिन ख़त्म होता है तो हम कहेंगे ये की कोतखाना शुरू किया है। तो यानी कि आप यूँ कह लें कि वो हम उस टाइम के दौरान में, शादी की रसूमात के दौरान में, हमने एक मज़हब को एक साइड पर रखा होता है। हम नहीं फील करते कि हमारा मज़हब जो है हमें ये बताता है कि भाई ये सादगी भी इसमें आप दिखाएं, ये करें वो करें, और बहुत सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हम दिखा सकते हैं। करते होंगे लोग यकीनन, लेकिन ज़्यादातर इस वक्त जो है वो हालात वाक़यात जो हैं वो इतने ठीक नहीं हैं। तो कल्चर जो है वो ज़्यादा मजबूती से हम उसको थामे हुए हैं। उस कल्चर में रहते हुए जो है ना वो हम इस सोसाइटी में जो है ना इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं घुल मिल सकते इतना तेज़ी से। मैं पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। तो जबकि पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ये काफ़ी आसान है। हमारा चर्च एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं हम चर्च से बड़ी अच्छे तरीके से हेल्प ले सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं, और वो भी हमें वेलकम करने के लिए तैयार होते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं है। क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे जितने भी फ्रांस में अदारे देखे हैं जहाँ पे आपको खाना पीना रहना सारा कुछ हर चीज़ मिल सकती है स्टार्टिंग में जब आप आते हैं, तो वो सारे के सारे क्रिश्चियन अदारे ही हैं। ज़्यादा अगर मैं थोड़ा वसी लेवल पे बात करूं तो पाकिस्तान में अगर
या दुनिया में कहीं भी कोई कुदरती आफात आती हैं तो उनमें मेरे ख्याल में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे पहुँचती हैं सबसे पहले वो क्रिश्चियन ही होती हैं दूसरे मुल्कों की। तो इसलिए ये बहुत फ़र्क है इन चीज़ों में। इस फ़र्क को दूर करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात है, अगर कहना चाहूँ तो अगर आप इसको महसूस ना करें तो एक हराम और हलाल का जो सिलसिला है ना हमारे यहाँ, इसने कुछ हमारे जो कम्युनिटी है उसको दूर रखा हुआ है फ्रेंच कम्युनिटी से या बाहर के जो यूरोपियन कम्युनिटीज़ हैं उनसे। तो हम उस हवाले से भी इन लोगों में इतने घुल मिल नहीं सकते हैं क्योंकि हम फील करते हैं कि ओहो हो ये लोग तो बिल्कुल एक गलत चीज़ खा रहे हैं। खाने की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, पीने पिलाने की हद तक नहीं है। वहाँ हम सारे शेर हैं। आपके नज़दीक फ्रांस पाकिस्तानी क्रिश्चियन के लिए कैसा मुल्क है? फ्रांस पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के लिए ज़बरदस्त मुल्क है। मैं फ़्रांस का शुक्रगुज़ार भी हूँ इस मामले में। मेरे ख्याल में अगर मौका मिले तो फ़्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी को सेटल्ड होना चाहिए ज़रूर। सिर्फ लैंग्वेज का एक मसला है, इसके लिए अभी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल रह भी नहीं गई है। अगर किसी का टारगेट हो कि उसने फ्रांस जाना है तो उसको चाहिए कि बेसिक चीज़ें जो पाकिस्तान में सीखना शुरू कर दे, जो कि यूट्यूब के लेसन्स हैं बहुत थोड़े थोड़े छोटे छोटे, तो आप बेसिक चीज़ें जो है वहाँ सीख सकते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैंने उस मुल्क में जाना और वहाँ मैंने सेटल्ड होना है अपने आप को। तो ज़बरदस्त मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं फ़्रांस का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। कल्चर के हवाले से मैं एक थोड़ी सी एक बात दोबारा उस पर जो मेरे जहन में एक बात याद आ गई है। तो एक दफ़ा कहीं बैठे हुए ये बात हो रही थी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो हमने वहाँ पे मैंने बात की। मैंने कहा देखें हमारे और आप में जो बहुत ज़्यादा फ़र्क है वो कुछ इस तरह से भी है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग फ्रांस में आएंगे, यूरोप में आएंगे, अमेरिका कनाडा जहाँ भी हैं, वो वहाँ पे कमाएंगे, उनके फैमिलीज़, ख़ानदान, बच्चे क्या से क्या कुछ पाकिस्तान में बना लेते हैं। एक साइकिल से उठ के बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों तक चले जाते हैं। लेकिन हमारे कभी भी हाथ जो हैं फ्रांस के लिए दुआ करने के लिए नहीं उठेंगे कि इस मुल्क के लिए भी हम दुआ करें कि भाई हम यही सारी ज़िंदगी सोचते रहते हैं कि ये लोग काफिर हैं, इनसे दूर ही रहो, लेकिन डॉलर की हद तक हम समझते हैं कि ये ज़बरदस्त लोग हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक मेरा क्वेश्चन था, बल्कि सब के लिए है, कि हम अगर पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदा अल्लाह ताला उसको तरक्की दे, तो फ्रांस के लिए क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए क्योंकि सारी हमारी ज़रूरियात तो यहाँ से पूरी हो रही हैं। बिल्कुल। तो हमें इस मुल्क के लिए भी कुछ हाथ उठाने चाहिए कि भाई ठीक है, इसको भी अल्लाह ताला तरक्की दे, खुदा तरक्की दे, आगे जो इसके मसले मसाइल हैं यहाँ के वो भी ठीक हों। मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ इस बात पे। शुक्रिया जी, मेहरबानी। आपके ख्याल से जो पाकिस्तानियों की दूसरी नस्ल है, सेकंड जनरेशन जो आ रही है, जो है यहाँ पे पल रही है, वो पहली नस्ल के पाकिस्तानियों की मुश्किलात और मशक्क़त जो उनके काम थे उनसे आगाह है? क्योंकि उसके काम फिर डिफरेंट हैं, यानी वो अब पढ़ी लिखी है, दूसरे में अच्छे करती है। सच बात यह है कि वो आगाह नहीं है, इसलिए कि ये सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ की जो हमारी जनरेशन है वो शायद कुछ लोग अगर पाकिस्तान में अपने बच्चों को लेके जाते हैं तो वो क्या दिखा सकते हैं वहाँ पे पाकिस्तानी बच्चों को, जब इतने मोस्ट मॉडर्न कंट्री से आप पाकिस्तान के एक गांव में या शहर में जाके आप क्या उनको दिखा सकते हैं? मेरे ख्याल में इससे मैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा करीब जाऊंगा तो मुझे मोटरवे का वाक़या पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा है, एक एग्जांपल है कि वो जो भी खातून थी वो बच्चों को वहाँ इस्लामिक एजुकेशन दिलवाने के लिए लेके गई थी कि मैं अपने बच्चों को इस माशरे में नहीं रखना चाहती, मेरी बेटियाँ वहाँ पढ़ें। तो आपने देख लिया फिर बेटियों ने क्या देखा, तो हम क्या सिखा सकते हैं? इसलिए हमारे बच्चे जो हैं वो इस माशरे में ज़्यादा घुल मिल गए हैं। वो यहाँ पैदा हुए हैं तो वो फ्रेंच हैं, लेकिन हम उनको कोशिश करते हैं, इंसिस्ट करते हैं हर वक्त कि नहीं 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 नहीं, हम ये काफिर लोग हैं, इनसे ज़रा दूर ही रहना है, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, रहेंगे इधर ही, सारा कुछ यही होगा। लेकिन हम हर वक्त ये होंगे कि जैसे जी कि जैसे हम सिर्फ आर्जी तौर पे यहाँ रह रहे हैं,
फिर वही आ जाती है मेरी पहली वाली बात कि फिर हम जाते तो डिब्बे में बंद होके हैं। और ये आर्जी तौर पे रहना एक माइंडसेट है जो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी आपको डिस्टर्ब करता है, बच्चों को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि आपने वोट यहाँ पे देना है। मगर ये कि अगर आप कह रहे हैं कि आप आर्जी तौर पे रह रहे हैं यहाँ पे, तो फिर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जी जी, आप नहीं सोचेंगे कि हाँ मैंने यहाँ की पॉलिटिक्स क्या है और कहाँ पे मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मेरी बिल्कुल पोजीशन ठीक। क्या है। ये हमने अपने बच्चों में खुद ये बहुत बड़ी तफरीक पैदा कर रखी है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं अपने पॉलिटिक्स की बात की तो हमारी बात एक बहुत मोहतबर शख्सियत से हुई, एम्बेसडर थे बैठे हुए, तो मैंने कहा जी सर यहाँ पे इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं जी, ये सदर है, ये सेक्रेटरी है, ये जी पीटीआई के हैं। तो मैंने कहा जी आपने कभी कहीं पढ़ा है कि इंडिया की किसी सियासी पार्टी का यहाँ कोई जलसा हुआ हो, या यहाँ पे उन लोगों ने कोई जुलूस निकाला हो मनारे पाकिस्तान, आईफल टावर पे जाके, या उन लोगों ने कहीं यहाँ रोड ब्लॉक की हों? सिर्फ एक पाकिस्तानी कम्युनिटी ऐसी मिलती है जिसमें इस पार्टी पॉलिटिकल तफरीक की वजह से भी बहुत ज़्यादा नफ़रत है आपस में। मेरे आंखों देखा हाल है कि अगर सामने से पीटीआई का आदमी को आ रहा है और इस तरफ से नून का है या पीपी के लोग जा रहे हैं, तो एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, वो फुटपाथ चेंज कर लेते हैं कि वो आ रहा है यार, वो पीटीआई का आदमी है, या वो नून लीग का है, या वो पीपल्स पार्टी का है। तो हम इस कदर नफ़रत में हैं। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाके वोट कास्ट नहीं करना है, जबकि पॉलिटिकल एक्टिविटी का मतलब वोट कास्ट करना होता है। और हम एक अजीब से किधर ऐसा हमने दुनिया बना रखी है कि बस जलसों की हद तक फ़ोटो सेशन होगा तो ठीक है जी, मैं पीपी का हूँ, मैं नून का हूँ, मैं फ़लाँ पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, और कभी वोट भी नहीं कास्ट करना है हमने। तो अजीब सी एक नफ़रत का माहौल हमने अपने अंदर बनाया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने सुना है कि पाकिस्तान के लॉ में ये बात शामिल है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है पाकिस्तान से बाहर जो है वो अपना सियासी एक्टिविटी नहीं रख सकती है, वो पाकिस्तानी है। हमें पाकिस्तानी बन के यहाँ पे रहना है, ये सोचना है अगर हम इस माशरे में जी। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, हम कहते हैं कि नहीं मैं नून का हूँ तो मैं जी फ़लाँ का दीवाना हूँ, या फ़लाँ पार्टी का कोई प्रेसिडेंट उसका दीवाना हूँ, और वोट कास्ट नहीं करना है। क्या जो हम बात कर रहे थे कि जो जिस तरह से पहली जनरेशन आई उसको यहाँ पे मुश्किलात दरपेश रही, उससे मजदूरी की है वगैरह, तो क्या जो दूसरी जनरेशन है उसको इन चीज़ों का पता है, इन मुश्किलात का पता है कि कहाँ कहाँ से मेरे पेरेंट्स ने पैसे कमाए हैं वगैरह, और ये कि क्या उनको आगाह होना चाहिए इस बात से कि या शुक्रगुजार कहीं कहीं पर ग्रेटफुल कि जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जब आप वहाँ से आते हैं, आप 30 साल के हैं, आपने अपनी ज़िंदगी कंस्ट्रक्शन की हुई होती है और यहाँ पे आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। एक दफ़ा आपको अपनी इज़्ज़त नफ्स या ईगो जो है वो बिल्कुल ज़ीरो करना पड़ता है और हिम्मत दोबारा से बांधनी पड़ती है कि भाई आई हैव टू स्टार्ट अगेन। तो क्या आपको लगता है कि इस बात में आपके बच्चे इस बात को समझते हैं या दूसरी जनरेशन के लोग इस बात को समझते हैं, और क्या उन्हें समझना चाहिए, या आप समझते हैं कि वो यंग हैं और उनके मसाइल और हैं? हम एक ऐसी कौम है जो शेर व शायरी पे ज़िंदा रहते हैं। हमारा हर काम शेर से स्टार्ट होता है और शायरी पे ही ख़त्म हो जाता है। हम एक अजीब से माहौल में अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को अपना रास्ता जो है खुद बनाने का मौका मिलना चाहिए। हम अगर उन्हें माजी में लेके जाएंगे कि हम ये थे, हम वो थे, हमने यूं मसाइल बर्दाश्त किए, तो इसका बच्चों की ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ना वो इसको इतना सीरियस लेते हैं यहाँ के बच्चे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बच्चों को माजी में लेके जाने की बजाय हम उनको उनकी आज़ाद मर्ज़ी पे छोड़ दें। हम उनको गाइडलाइन दे सकते हैं अगर वो माने कि भी आप यूं करें, इस फील्ड में चले जाएं, इस फील्ड में चले जाएं, ये है जो कुछ हमने सीखा है वो हम बता सकते हैं। लेकिन हम एक उनको गज़ल के माहौल में ले जाते हैं कि क्योंकि हम लोग गज़लों और शायरी के शौकीन हैं, तो हम फिर सोचते हैं कि जी हमने ये शेर पढ़ा तो हम एक 20 साल 25 साल 50 साल पीछे चले जाते हैं ऐसे माहौल में।
वो फिर एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है। तो हम उस ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। यहाँ पे गज़ल नहीं गाई जाती है, यहाँ पे बच्चे एक थ्रिल चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो उनको मिलना चाहिए। अब आप बंद नहीं बांध सकते हैं, टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते हैं। आज के बच्चे हमारे जो हैं वो टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, बिल्कुल। इसलिए कितनी देर तक आप उनको रोक सकेंगे। तो मेरे ख्याल में उनको आगे बढ़ने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। हमें उनको रोकना नहीं चाहिए कि देखो बेटे मैं ऐसा था, या हमारे घर में ऐसा माहौल था और हमने तो कभी इसको चीज़ को हाथ नहीं लगाया था, ये नहीं किया था, आप मुसलसल टेलीफोन देख रहे हो, ये कर रहे हो। आप नहीं रोक सकते हैं बच्चों, कब तक आप रोकेंगे? फिर उसका सिर्फ ये नुकसान हो सकता है कि वो आपसे चोरी करेंगे। क्या आपके नज़दीक आपके बच्चों की ज़िंदगी आपसे बेहतर है? जी, बहुत बेहतर है, क्योंकि उन्होंने जो मैंने अपना माहौल बचपन में देखा है, जब मैं बच्चा था, नफ़रत के जिस माहौल में मैंने आँख खोली है, वहाँ रहते हुए मेरे ख्याल में मेरे बच्चों ने ऐसा नफ़रत का माहौल नहीं देखा है, क्योंकि वो बहुत खुश हैं, बहुत मज़े में हैं, और मुझे इस बात की खुशी है। क्या उनके कोई और मसाइल हैं जो आपको नहीं थे? जी, यकीनन मसाइल, अगर ज़िंदगी है तो ये एक मसाइल और वसाइल जो है ये साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भाई हर चीज़ यहाँ पे हरी हरी है। यहाँ भी बहुत सारे मसाइल से बच्चों को गुजरना पड़ता है, जिनमें मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस माशरे में ऐसी हैं, हम समझते हैं कि ये बहुत बुरी हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इस माशरे में बुरी हैं, कि हम अपने माशरे में वही बुराइयाँ जो हैं उनको हम अंडर कारपेट करने की कोशिश करते हैं या रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि सेम वही वहाँ भी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ डिस्कोटेक है तो हम लोगों ने मज़ारों पे धमालें डालना होती हैं। हमने भी अपना डांस का ना एक जो ठरक होता है ना वो पूरा कर ही लेना होता है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन हमने उसको मजहबी रंग दिया हुआ है थोड़ा सा। तो यहाँ पे बच्चे अगर डिस्कोटेक में जाते हैं और या वो घर पे कोई ऐसी प्रोग्राम करते हैं जिसमें वो डांस करते हैं, तो हम उनको कहेंगे नहीं 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 जी ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। भाई नहीं है तो फिर ठीक है, वापस चले जाएं। फिर जब यहाँ रहना है तो ये चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ेंगी आपको, और थोड़ा माइंड को चेंज करना पड़ेगा आपको। आप हर बात में बच्चों को टोकने की कोशिश करेंगे तो बच्चे आपसे बदजन हो जाएंगे, वो कहेंगे कि नहीं। फ्रांस में आने के कितने अरसे बाद आप दोबारा पाकिस्तान लौटे, अगर आप गए वापस, और आपके तासुरात वहाँ के कैसे थे? बदकिस्मती से मैं जब से फ्रांस आया हूँ मैं पाकिस्तान नहीं गया, और मेरे बच्चे भी नहीं गए हैं। मैंने कोशिश की अपने बच्चों को ले जाने की। एक तो मेरे माँ बाप वहाँ नहीं है, माँ बाप के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं, और 2 भाई हैं हम, एक भाई हमारा जर्मनी में है, एक बहन है वो वहाँ ठीक है, उनकी ज़िंदगी अच्छी जा रही है। तो ऐसा कोई माहौल है नहीं कि हम अपने बच्चों को वहाँ लेके जाएं। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट में हैं। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा शहर एक सरगोदा है, शाहीनों का शहर, तो अगर उसकी सैर करनी है तो आप यहाँ पे बैठे हुए आप गूगल आपको सैर करवा देगा। मैं उनको गलियाँ दिखा सकता हूँ, मैं उनको घर दिखा सकता हूँ कि ये देखो यहाँ मैं पैदा हुआ था। तो लेके जाने में जो मेरी नज़दीक होगा उनको, बच्चे खुद उसका जवाब देते हैं कि डैडी वो आपका सिलसिला है जहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी नेगेटिव हैं जो उनके स्कूल्स में पढ़ाई भी जाती हैं, दिखाई भी जाती हैं। तो बच्चे कदरे वो बदजन हैं, ऐसी बात नहीं। और यहाँ का माशरा थोड़ा सा उनको कोशिश भी करता है कि ये बच्चे जो हैं यहाँ पे इंटीग्रेट हों, ना कि अपने ही मुल्कों में वो रहें, अपनी ही ज़िंदगी में वो रहें। इससे पहले मेरा ये सवाल था कि क्या आपको पाकिस्तान की याद आती? जी, पाकिस्तान की बिल्कुल याद आती है। जहाँ हम पैदा हुए हैं वो जगह तो नहीं भूल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। जब आपने यहाँ पर अपना ख़ानदान शुरू किया तो क्या आपको कोई डर या फिक्र थी? जी नहीं। फ्रांस में एक पाकिस्तानी के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मुश्किल है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तानी ही मुश्किल है। सच बात तो ये है। पाकिस्तानियों से डील करना या पाकिस्तानी कम्युनिटी में रहना। कोई भी आप बात समझ लें, हम अपने पाकिस्तानी जो हैं वही एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, और वही मुश्किल है। और इसी तरह फ्रांस का सबसे मस्बत पहलू क्या है पाकिस्तानियों के लिए? फ्रांस एक आज़ाद मुल्क है, जहाँ आप बोल सकते हैं, सिक्योरिटी है, बच्चों का मेडिकल फ्री है, बल्कि बच्चों का क्या सबका मेडिकल फ्री है, सहूलत है, जो पाकिस्तान में शायद एक डॉक्टर को दिखाने के लिए सोचना पड़ता है कि भाई इसकी फ़ीस कहाँ से आएगी।
और एजुकेशन फ्री है यहाँ पे, बिल्कुल। और हर किस्म की जो गवर्नमेंट सपोर्ट है वो मिलती है। मैं अक्सर इस बात का इजहार करता हूँ कि फ़्रांस में आप भूख से नहीं मर सकते, खा खा के मर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो भूख से भी मर जाते हैं। आपने अपने बच्चों की कैसे तरबियत कैसे की, ज़बान, सकाफ़त और मज़हब के पहलू से? आपने बताया था कि आप इंग्लिश से जुड़े हुए हैं, तो उसका भी कोई किरदार होगा? जी, मुझे कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं और वो चर्च से मुंसलिक होते हैं, तो वहाँ पे क्लासेस होती हैं, वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे बच्चे सीखते जाते हैं। ये पूरी दुनिया में ऐसा है। आप बच्चे को कुछ भी ना खिलाएं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि बच्चे की ग्रोथ नहीं होनी है। बच्चा बड़ा होता ही जाएगा, उसकी एज जैसे जैसे बड़ी होती है, जहाँ से मर्जी वो खाए पिए, उसने बढ़ना ही है। आप उसको बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बच्चों को आप सीखने से नहीं रोक सकते हैं कि भी आप ये सीखें और ये ना सीखें, ये सुने ये ना सुने, आप नहीं रोक सकते हैं। बच्चे खुद ब खुद जो है वो अपनी जगह बना लेते हैं माशरे में, और ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे ये पॉजिटिव लगती है। आप अपने बच्चों के लिए कैसा मुस्तकबिल देखते हैं? वो फ्रांस में होगा, पाकिस्तान में होगा या कहीं और हो? नहीं जी, मेरे बच्चे फ्रांस में पैदा हुए हैं। अगर मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो अगर मेरे बच्चे फ्रांस में पैदा हुए हैं तो वो कहेंगे जी मैं फ्रेंच हूँ। पैदा होने की वजह से हम पाकिस्तानी हैं ना, तो वो क्यों नहीं है फ्रेंच? वो भी तो इस माशरे का हिस्सा है, यहाँ पैदा हुए हैं। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसकी छोटी सी आपको एक एग्जांपल अगर आप मैं देना चाहूँ तो टाइम हो तो मैं दे सकता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनके बच्चे पाकिस्तान से इमिग्रेंट होके आए, वाइफ थी, 2 बच्चे थे उनके, और जैसे ही वो स्कूल में एडमिशन उनका हो गया 2-3 दिनों के बाद, तो वहाँ पे वो स्कूल में गए तो पाकिस्तान में बहुत अच्छे माहौल में उनके बच्चे पढ़ रहे थे, कॉन्वेंट स्कूल में इस्लामाबाद में, और उन्होंने बहुत सारे अल्फाज जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के बारे में बोले जाते हैं कभी सुने नहीं थे। इवन कि उनको लफ्ज़ काफर का पता नहीं था कि ये क्या लफ्ज़ है। तो वो जब पहले दिन गए तो उन्होंने उनका नाम पूछा स्कूल के बच्चों ने कि भी आपका नाम क्या है, क्लास के बच्चों ने। तो उन्होंने कहा जी मेरा नाम ये है, वो उनके क्रिश्चियन नाम थे। तो कहने लगे कि ये क्या बात हुई, आप पाकिस्तानी हैं और आपके नाम क्रिश्चियन है? तो उन्होंने कहा जी हम क्रिश्चियन हैं तो इसलिए हमारे नाम ऐसे हैं। तो कहने लगा अच्छा अच्छा आप काफिर हैं? पाकिस्तानी किसी ने नाम पूछा? जी, बच्चों ने जो क्लास में थे, इवन अरब्स जो थे उन्होंने भी पूछा। तो कहने लगा अच्छा 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 तो आप काफिर हैं? तो बच्चे उनको ना बच्चों को उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया क्लास में कि ये काफिर हैं, ये काफिर हैं, ये काफिर हैं। तो बच्चे रोते हुए जब छुट्टी हुई तो घर में आए तो उन्होंने कहा, बाप से पूछा, माँ से पूछा कि ये काफिर क्या होते हैं? क्योंकि आज हमें बच्चों ने क्लास में पहला दिन था स्कूल में तो उन्होंने हमें तो काफिर काफिर कहना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कम्युनिटी में। मैं समझता हूँ कि काफिर जो है वो खूबसूरत को कहते हैं, जैसे काफिर हसीना, काफिर अदाएँ, लेकिन हम चूँकि इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेते हैं तो हम समझते हैं कि जो बहुत मज़हब की तरफ चले जाते हैं कि उसको हम काफिर कहेंगे। तो ये चीज़ें जो है मेरे बच्चों ने नहीं सीखी हैं, उनके कानों में अभी तक ऐसे अल्फाज नहीं आए हैं। जैसा कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे और भी हैं, मैं उनको रिवील नहीं करना चाहता, जो पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के लिए बोले जाते हैं या माइनॉरिटीज़ के लिए बोले जाते हैं, हिंदू कम्युनिटी के लिए या कादियानी कम्युनिटी के लिए। तो मेरे ख्याल में यहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत सारे अल्फाज वो नहीं सुने हैं, उनके कानों में नहीं आए हैं। तो इसमें बहुत फ़र्क है। अब अगर आप पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो आपको लगता है ये वैसा ही है जिस तरह का आप छोड़ के आए थे? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। हाँ, थोड़ा सा मैं इस बारे में एक पहलू निकाल सकता हूँ कि दुनिया तब्दील हो चुकी है लेकिन पाकिस्तान स्ट्रक्चर के हवाले से तो तब्दील हो सकता है, लेकिन जो माइंड सेट है वो तब्दील नहीं हो सका है उस कौम का। हमारी कौम का जो माइंड सेट है, कौम से मुराद ये है कि उसमें क्रिश्चियन मुस्लिम सब हम शामिल हैं, वो चेंज नहीं हो सका है। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं कोई विजन नहीं है उनके पास, और यही आप देख लें कि इन दिनों में भी जो जब हम मौजूदा बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में किस कदर मसाइल हैं पॉलिटिकल हवाले से।
हम लोग एक्चुअली एक दोगले माहौल में पैदा होते हैं और दोगले माहौल में हमारी जो है ग्रोथ होती है। हम बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें करते हैं लंबी लंबी, लेकिन प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं करते हैं, वो बिल्कुल उसके उलट करते हैं। तो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा आप देख रहे हैं। तो हम जितने भी कहें कि हम बहुत ज़्यादा मुहब्बे वतन हैं, हम ये कर देंगे पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल नहीं हम ऐसा बना सके कि हमारे जो हम पॉलिटिकल लीडर जो हैं वहाँ अपना इलाज करवा सकें। तो इलाज करवाने के लिए, स्टंट दिलवाने के लिए तो वो यहाँ आ जाते हैं यूरोप में। बिल्कुल। बच्चों को वो बाहर के मुल्कों में भेजना, एजुकेशन हासिल करना बहुत बड़ा फ़ख्र समझते हैं कि जी साडा बच्चा अमेरिका च पढ़ रहा है, साडा बच्चा एक्सफोर्ड च पढ़ रहा है, साडा बच्चा फ़लाँ जगह पर। क्या हमारे पास ये वसाइल नहीं है? बिल्कुल। हमारे बच्चे वहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमने उनको उस लेवल पे लाए नहीं है, लाना नहीं चाहते हैं। हम एक ऐसी जनरेशन क्रिएट कर चुके हैं, आई एम सॉरी, कर चुके हैं, कर नहीं रहे हैं, जहाँ पे हम एक वो जो गुलामाना कॉन्सेप्ट था या गुलामाना लेवल जहन था, उससे नहीं निकल पाए हम लोग। और इसीलिए चंद एक जो ख़ानदान है, मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे इतना ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करूँगा, वही पाकिस्तान को रन कर रहे हैं। उनके लिए यूरोप भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन जो बाकी के करोड़हा लोग हैं वो एक ऐसी मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं जो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। अगर हमें पाकिस्तानियों की कोई एक खूबी ढूंढना हो तो जी, क्या होगी? पाकिस्तानियों की खूबी जो बाहर के मुल्कों में अगर आप पूछ रही हैं तो वो ये है कि पाकिस्तानी काफ़ी मेहनती हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ हो, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेहनती हैं। और वो क्राइम की दुनिया में बहुत कम कोशिश उनकी होती है कि वो हिस्सा लें। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी किसी का नाम क्राइम की दुनिया में आ जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि यहाँ का मीडिया उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है। ऐसी बात नहीं है कि गलत लोग इस माशरे में नहीं हैं, इनकी अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और जेलें भरी हुई हैं। लेकिन अगर एक किसी पाकिस्तानी का नाम आएगा तो ये उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी बहुत मेहनती हैं, और वो जो उनका टारगेट है ना कि हमने अपनी फैमिलीज़ को अपलिफ्ट करना है, पीछे अच्छा घर बनाना है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना है, हमारे बच्चे ऐसे हों, अच्छे स्कूलों में जाएं, तो वो एक बहुत पॉजिटिव, जी, कमिटेड हैं इस चीज़ से। क्योंकि उसकी एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो पाकिस्तानी बहुत सारे हैं जो मेरे हाल में ढंग की शलवार तो नहीं, कैसे पेंट भी नहीं पहनते होंगे या किसी मार्क की चीज़, लेकिन वो अपने बच्चों को ज़रूर वो पाकिस्तान में कोशिश करते हैं कि वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छे स्कूल्स में जाएं, अच्छा खाना खाएं। लेकिन यहाँ पे वो या अरब मुल्कों में वो बहुत मिजरेबल लाइफ गुजारते हैं। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी खामी क्या है? खामी दोगलापन है, ये मैं कहूँगा। हम बोलते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। और दूसरी बात यह है कि नाशुक्री है बहुत ज़्यादा, और बस यही समझ लें। ठीक है। हम यहाँ पे रहते हुए हम शुक्रगुजार नहीं हैं किसी भी बात के। इवन कि हमारे साथ भी किसी ने अच्छाई की हो तो हम उसके कभी भी शुक्रगुजार नहीं होते हैं। आपकी यानी पूरी ज़िंदगी में आपकी सबसे अच्छी याद कौन सी? मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ख्याल है जब मैं पैदा हुआ था। ज़िंदगी तो शुरू उसी वक्त होती है ना, तो उस वक्त तो मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन बहुत सारी यादें हैं जिन्हें भूला नहीं जा सकता। पाकिस्तान में बचपन के दिन जो हैं, हमारे स्कूल लाइफ के दोस्त फ्रेंड सारे, वो माजी के किस्से कहानियाँ, तो वो बहुत सारी यादें हैं। एक नहीं मैं कह सकता, एक नहीं है। अगर ज़िंदगी आपको दोबारा मिले, आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहेंगे? जो मिली हुई है ना वही अच्छे तरीके से गुजर जाए ना तो वो बड़ी अच्छी बात है। अब दोबारा ज़िंदगी की तरफ मुझे ना लेके जाएं, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मेरे ख्याल में हिंदू मैथोलॉजी से है कि दोबारा आप पैदा हो सकते हैं, जिस पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। आप दूसरी नस्ल के पाकिस्तानियों को कोई नसीहत या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस लेवल का लीडर तो हूँ नहीं कि मैं कोई ऐसी बात करूँगा तो वो मानेंगे मेरी बात को, लेकिन मैं जिस कम्युनिटी से या जिस मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ फ्रांस में रहते हुए भी, तो मेरी ये सिर्फ गुजारिश है पाकिस्तानी कम्युनिटी से,
सारी दुनिया से नहीं है। पाकिस्तानी कम्युनिटी से कि प्लीज़ आप यूरोप के एहसानों को वैल्यू दें और आपस की नफ़रतें कम करें मजहबी लिहाज से, और कोशिश करें कि अपने बच्चों में ये चीज़ जो है हम आगे ना लेके जाएं कि भाई सिर्फ नफ़रत 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 हो, बल्कि हम प्यार से भी रहा जा सकता है, मिलजुल के रहा जा सकता है, और मेरे ख्याल में दुनिया इसी से चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।